स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एसएससी जीडी के रिगार्डिंग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसका हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इस सेट से आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर बनते हैं। तो हमारे प्रतिदिन डेली बेसिस पे हमारे सेट्स को देखा करें, अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहे और एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन तैयार करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो युमथांग घाटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और आपको बता दें कि युमथांग घाटी को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? युमथांग घाटी को कहा जाता है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अब आप बताइए कि पुंछ घाटी, गुलमर्ग घाटी और आपकी नुब्रा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो पुंछ घाटी, गुलमर्ग घाटी और नुब्रा घाटी ये सब जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा एक और आप याद करिए कि माना घाटी, डारमा घाटी और जोहर घाटी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा नाथंग घाटी ये कहाँ पे स्थित है? तो यह भी आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। और मैंने जितने भी घाटी के नाम लिया हूँ वे सारे एसएससी के कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और युमथांग घाटी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, युमथांग घाटी कहाँ पे है? आपका सिक्किम में है। और सिक्किम का एक और इंपॉर्टेंट घाटी कौन है? नाथंग घाटी। कौन है? मैं लिख देता हूँ, नाथंग घाटी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का पुंछ घाटी, गुलमर्ग घाटी और नुब्रा घाटी हमेशा रिपीट करता है। उत्तराखंड का आपका डारमा घाटी और माना घाटी यह भी रिपीट करता है। और एक और उत्तराखंड की एक और घाटी है, हरकी-दून घाटी। हरकी-दून घाटी यह भी आपके उत्तराखंड में है। सडनली मेरे माइंड में आया क्योंकि यह भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेशन पे रहता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन यह सब है, हरदून की घाटी। यानी कि आपके 1 मार्क्स इस नदी घाटी परियोजना से कोई ना कोई शिफ्ट में 100% पूछे जाएंगे। जितने मैंने आपको घाटी के नाम बताया हूँ आप रिपीट कर लीजिए, वीडियो को प्रीवियस ईयर में जाइए, बैक करिए और सारी घाटियों का नाम लिखकर अपने जबान पे याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है जो कि करंट से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है कि इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसरो वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अब जैसे ही चंद्रयान 3 की बात आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड। तो चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड के बारे में आपको जितनी बातें पता है उसको अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नहीं पता है तो भी कमेंट करिए, मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा आपकी चंद्रयान 1 और 2 के रिगार्डिंग, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जनता द्वारा मुद्रा में धारित धन का बैंक में जमा राशि से अनुपात क्या कहलाता है? तो जनता द्वारा मुद्रा में धारित धन का बैंक में जमा राशि से अनुपात जो है मुद्रा जमा अनुपात कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन 3 आपका। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। आपसे 2022 का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 और नियुक्तियां पढ़ा रखा हूँ। 2 और नियुक्तियां कौन कौन से हैं आपके माइंड में आनी चाहिए। एक तो है आपके ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। ये कहाँ के आपके प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये आपके जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मैंने इसे पहली सेट में कराया था। उसके बाद मैंने एक आपको बताया था उल्फ क्रिस्टर्सन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिस्टर्सन। उल्फ क्रिस्टर्सन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है?
तो उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ऋषि सुनक वाला भी करा चुका हूँ, और एक अब्दुल रशीद वाला मैंने आज एक इंपॉर्टेंट और लिया जो कि इराक से था। नियुक्तियां काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो सप्तक संगीत समारोह जो होता है वह एक वार्षिक उत्सव होता है जो कि सप्तक संगीत स्कूल यानी विद्यालय द्वारा मनाया जाता है, और यह एक 13 दिवसीय कार्यक्रम होता है जिसे अहमदाबाद में मनाया जाता है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में सप्तक संगीत समारोह एक 13 दिवसीय कार्यक्रम होता है जो कि स्कूलों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद कौन है? ये हॉकी के जादूगर है, और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और खेल दिवस हम कब मनाते हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप कहेंगे कि इतनी बातें आप मुझसे कमेंट क्यों करवाते हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो गूगल करिए, गूगल में पढ़िए उसके बारे में, फिर कमेंट करिए। इससे होगा क्या कि आप उस चीज़ों के बारे में खोजेंगे तो जरूर, थोड़ा थोड़ा तो आप खोजेंगे उस चीज़ों के बारे में ना, इससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कोई भी चीज़ के बारे में, जो मैं पूछता हूँ उसके बारे में खुद से खोजें, आत्मनिर्भर बने। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, जो कि अगस्त 2021 में बदला गया था नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण के लिए सबसे अच्छी तरह जानी जाती है? तो भारतनाट्यम जो है वह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसके मैं बताऊं आपको रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है वह भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाने वाली नर्तकियों में से एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमो कुश्ती खेल का उद्गम किस देश को माना जाता है? तो सुमो कुश्ती खेल, नाम है आपका सुमो जो गाड़ी अपने यहाँ मिलती है उसको मत समझ लीजिएगा। हमारे भारत में एक सुमो नाम की गाड़ियां भी चलती है। तो सुमो कुश्ती खेल जो है यह जापान का राष्ट्रीय खेल है, और इसका उद्गम स्थल भी जापान ही है। जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर 4 द्वीप हैं जिसके लिए जापान फेमस है, यानी 4 द्वीपों का सम्मेलन यहाँ पे है। एक आपका द्वीप है होन्शु द्वीप, एक है आपका होक्काइडो द्वीप, एक है शिकोकु द्वीप, और एक है क्यूशु द्वीप। 4 द्वीप हैं। इन 4 द्वीपों का सम्मेलन जापान में होता है, और इसके लिए भी जापान फेमस है। उगते हुए सूरज का देश भी जापान को ही कहा जाता है। आपको बता दें कि जापान जो है वह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर स्थित है, जिस कारण यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी अक्सर आते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, रिसेंटली कल आपको इंडोनेशिया में भयानक लेवल का भूकंप आया है, जिसमें काफी जान माल की क्षति हुई है, और भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से समुद्र में सुनामी भी आ गई। इंडोनेशिया में करीब 700 से 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, और 150 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये आपकी इंडोनेशिया में भूकंप के कारण इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जापान में भी ऐसी स्थितियां आती रहती है, क्योंकि जापान जो है वह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर ही स्थित है। इस कारण वहां पर भूकंप, सुनामी नॉर्मल बात होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है? तो मेसोपोटामिया की भाषा कौन नहीं है बताना है। तो मेसोपोटामिया के बारे में पहले आपको बता दूं मैं कि मेसोपोटामिया जो है यह सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह इराक और कुवैत में टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच कौन सी सभ्यता पाई जाती है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सिंधु घाटी सभ्यता दे देगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता दे देगा, इसी तरह की 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच पाई जाती है। और यह जो सभ्यता है वह प्रेजेंट टाइम से लगभग 5500 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। 5500 वर्ष ईसा पूर्व यह सभ्यता मानी जाती है। आपको बता दें कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो शून्य की अवधारणा को समझने वाले और गणित के साथ प्रयोग शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी। वहां पे जो अभी मम्मी समझते हैं आप, डेड बॉडी को जो लपेट कर संचित करके रखा जाता है उसी को मम्मी कहते हैं।
घर वाली अपनी मम्मी को मम्मी मत समझ लेना, ठीक है। वो मम्मी जो है वहाँ के जो राजाएं होते थे, इराक के जो राजा हैं, राजा और रानी की जो क्या कहते हैं वो मम्मी है, वो अभी भी वहाँ पर सुरक्षित रूप से रखी गई है। मतलब स्केलेटन इतना बढ़िया है कि उसको देख के आदमी डिजाइन कर सकता है कि वो कैसे रहे होंगे। इतना बढ़िया वहाँ का टेक्नोलॉजी था मेसोपोटामिया की सभ्यता का। और आपका क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की भाषा कौन नहीं है, तो मेसोपोटामिया की जो भाषा है वह एलामाइट नहीं है, उसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता की भाषा ये तीनों है, एरोमाइट, एकाडियन और सुमेरियन। यह मेसोपोटामिया सभ्यता की भाषा है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ देगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की भाषा कौन है, तो इसलिए आप यह तीनों को याद ही कर जाइएगा। और एलामाइट मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद काफी ही मतलब गर्म दल के नेताओं में से एक थे। आपको बताएं कि 27 जनवरी 1931 की बात है। 27 जनवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनके एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दे दिया, जिस कारण वहां पे ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश पुलिसकर्मी पहुंच गए, जिस कारण उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा भागने का, तो उन्होंने गोली मार ली और हमेशा स्वतंत्र जीने के अपने प्रण को बनाए रखा। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि मैं स्वतंत्र जीऊंगा और स्वतंत्र मरूंगा। बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। जब तक जिए तब तक पूरे ब्रिटिश सेना को तहस नहस करते गए और मरे भी तो स्वतंत्र होकर मरे, बंदी नहीं बनाए गए। और यह किस शहर की घटना थी? तो यह इलाहाबाद शहर की घटना थी। इलाहाबाद शहर के किस जगह का? तो अल्फ्रेड पार्क नामक था वहां पे एक जगह, वहां की एक घटना थी। समय था आपका 27 जनवरी 1931 का दिन था, जिसमें उनके एक दोस्त ने उनसे दगाबाजी कर दी और उनका पता बता दिया अंग्रेजों को, जिस कारण वे फंस गए और उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो सीएनजी यानी कि सीएनजी का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पेट्रोल से बनी एक ईंधन गैस है, जो कि मुख्य रूप से CH4, जो इसे हम मीथेन कहते हैं, इससे बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो जनक है वह अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लॉकडाउन लिरिक्स जो पुस्तक है यह संयुक्ता दास की पुस्तक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक मैंने आपको याद कराया था, अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? तो यह आपकी शशि थरूर की पुस्तक थी, अंबेडकर ए लाइफ। और आज मैंने आपको जो पुस्तक कराया हूँ वो कराया हूँ लॉकडाउन लिरिक्स, जो कि संयुक्ता दास की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष तक जुड़ा था? तो इसके बारे में आप सबको पता ही होगा कि इधर आपका पाकिस्तान था, फिर इधर भी आपका पाकिस्तान था। भारत के दोनों साइड को, एक को पूर्वी पाकिस्तान और एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। साल 1971 तक बांग्लादेश जो था वह पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, इधर वाले हिस्से को। पाकिस्तान सोचो इतना बकलोल देश था, इससे ज़्यादा बकलोल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, इसका राइट आंसर तो 1971 होगा। देखिए कभी भी बंटवारा होगा तो कोई आदमी चाहेगा कि वह एक साइड इधर ले ले जमीन और एक साइड इधर ले ले और बीच में किसी को छोड़ दे। वह सोचा था कि हम भारत को दबा देंगे, लेकिन बेटा पाकिस्तान, तुम तो खुद कुत्ते की आकृति वाले देश के हो, तुम क्या भारत को दबाओगे? इधर से वह हिस्सा ले लिया। अब भारत वाला क्या करता था? इस पे चढ़ाई करता था, तो यहाँ से सेना लेके पाकिस्तान को इधर के तरफ से आना पड़ता था, तो फिर यहाँ भी भारत वाले वार कर देते थे। पाकिस्तान सोचा अच्छा था कि इधर से ही भारत को घेरेंगे और इधर से ही भारत को घेरेंगे, लेकिन वह करने में नाकाम रहा, क्योंकि भारत इस पे हम अटैक करता था तो इधर से सेना लेके पाकिस्तान आते थे तो भारत वाले उसे यही मार देते थे। इस पे अटैक करता था तो इधर वाले जाते थे तो भारत इसे यही मार देता था। और इधर वाले को जो भारत था, एक मिनट मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इधर वाले पार्टी को भारत वाले ने भड़का दिया
और कहा कि तुम एक अलग देश की मांग करने लगो, और यहाँ पर बांग्लादेश का नाम बन गया और बांग्लादेश देश बन गया। साल 1971 तक यह पाकिस्तान का हिस्सा रहा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन उसके बाद साल 1972 में इसको भी अलग कर दिया गया और एक बांग्लादेश बन गया। अंग्रेज बंटवारा करके चले गए थे, पाकिस्तान इसको भी ले लिया था। सोचो कितना बकलोल आदमी था, समझ रहे हो पाकिस्तान वाले को। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा की थी वह जेम्स रैमसेस मैकडोनाल्ड ने की थी। जेम्स रैमसेस मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन है हमारा, कदम बांध डैश में कदम नदी के संगम पर स्थित है। तो कदम बांध जो है वह गोदावरी नदी में कदम नदी के संगम पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको उटपटांग लग रहा है। क्वेश्चन देखिए, कदम बांध डैश में कदम नदी के संगम पर स्थित है। तो कदम बांध गोदावरी में कदम नदी के संगम पर स्थित है। और आपको मैं बताऊं कि इसे कदम आदि नारायणी रेड्डी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब परियोजना की बात आ ही गई है तो मैं आपको 2-4 परियोजनाओं भी याद करा देता हूँ, फिर से आप रिपीट करिएगा मेरे साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगला परियोजना याद करिए आप, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना आपकी झारखंड में स्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड जो परियोजना है यह उड़ीसा में स्थित है। और यह हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसलिए मैंने आपको इसकी नदी भी बताई। एक लास्ट याद करिए आप, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और कर्नाटक में भी स्थित है, यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने अवध को एक आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी? तो आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एक आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की आवश्यकता भी थी। यह क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा उनके पद से हटाया जाता है? अब ध्यान से कहानी सुनिए। संसद जो होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। लोकसभा में एक पूर्ववर्ती अधिकारी होता है जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, जो सदन की कार्यवाही को करता है, यानी कि सदन के कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होता है जो सदन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पूर्ववर्ती अधिकारी के रूप में अध्यक्ष का काम करता है। कौन? यही उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सुनिए हमारी बातों को ध्यान से। लोकसभा का या अध्यक्ष हो या लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, दोनों को हटाने के लिए लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से लोकसभा का एक प्रस्ताव पारित करना होता है, तब ही ये दोनों जाकर हटते हैं अपने पद से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुमत से पारित लोकसभा का एक प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोमेट्री, जिसे प्रकाश मापन के लिए यूज किया जाता है, कि एसआई आधारित इकाई है जो कि मानव दृश्य प्रणाली के अनुसार प्रकाश को मापने का भी विज्ञान है? तो मानव दृश्य प्रणाली के अनुसार प्रकाश को मापने का विज्ञान, इन सब में से आपको क्या लग रहा है? एम्पियर मापेगा? बिल्कुल नहीं मापेगा। एम्पियर मापता क्या है? धारा को मापता है। मोल क्या है? यह पदार्थ की मात्रा का यूनिट है। केल्विन क्या है? यह तापमान को मापता है। तो बच क्या गया? ऑप्शन नंबर सी बच गया, कैंडेला। तो ही आपका राइट आंसर हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को टैप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फोटोमेट्री। तो फोटोमेट्री भी 2 प्रकार की होती है, आप ध्यान में रखिएगा उसको। एक होती है विभेदक फोटोमेट्री और एक होती है निरपेक्ष फोटोमेट्री। और कैंडेला फोटोमेट्री का ऐसा यूनिट होता है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा, स्लो मोशन में समझा पाया होऊंगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ते चलेंगे और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करेंगे। डेली बेसिस पे आप हमारे साथ जुड़ा करिए और इसके अलावा आप कोई सब्जेक्टिव जीके की जो बुक होगी वो भी पढ़ा करिए, जैसे कि लूसेंट वगैरह होगी। लूसेंट में तो खाली सिर्फ पॉइंट ही दे रखे हैं, लेकिन वह भी बुक मैक्सिमम है आपके SSC के एग्जाम के लिए। उसको पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यही रखते हैं क्लास को। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Audio Jungle.